नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इस प्रकार का है वो आने वाला है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर की। आपका भूगोल का पेपर है 2024 का, वो 56 नंबर का आने वाला है। इसके लिए टाइम है आपको 3 घंटे 15 मिनट है वो दिए जाने वाला है। सबसे पहले इस प्रकार से कुछ निर्देश दिए होंगे जो कि आप जानते हैं ना। इसमें सबसे पहले खंड अ दिया जाएगा। इसमें हर एक प्रश्न है आधे आधे नंबर का रहेगा। जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आधे आधे नंबर के है वो रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है कि भाई निम्न में से कौन से विषय को ज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है। ऐसी कौन सी विषय है जिसको क्या कहते हैं भाई, ज्ञान की जननी कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अ ऑप्शन हो जाएगा। भूगोल को क्या कहते हैं, ज्ञान की जननी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आपको वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं आपको, है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं। ऐसा कौन सा कारक है जो कि जनसंख्या को प्रभावित है बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब आर्थिक कारक है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो खनिज है प्रभावित करता है, औद्योगिकरण प्रभावित करता है, नगरीकरण भी प्रभावित करता है, लेकिन जो भू आकृति है वो प्रभावित नहीं करता है, आर्थिक कारक है वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्न में से कौन से राज्य के मानव विकास सूचकांक उच्च हैं। मानव विकास सूचकांक मतलब जहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ है वो अच्छा है ना। तो कहाँ पर है वो शिक्षा स्वास्थ्य है और जो भी रोजगार है वो अच्छे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका बिल्कुल है आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। क्या हो जाएगा, केरल का जो मानव विकास सूचकांक है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उच्च है, ओके। ये आपका सही है वो हो जाना चाहिए, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो पहले का क्या हो जाएगा, भूगोल ज्ञान की जननी कहते हैं और आर्थिक कारक कौन है भाई, भू आकृति नहीं है। और मानव विकास सूचकांक है वो उच्च किसका है, तो वो केरल का है, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ पर। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विश्व में विशिष्ट स्थान है वो रखता है। नीदरलैंड है ना, किस पुष्प की खेती, ऐसी कोई पुष्प है जिसकी खेती है वो नीदरलैंड में की जाती है और वो क्या है भाई, बहुत ही विशिष्ट स्थान है वो रखता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल है क्या हो जाएगा, ट्यूलिप, ठीक है। पुष्प का नाम क्या है, ट्यूलिप, क्या है, ट्यूलिप। अब इसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न है वो देखते हैं, एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वह है। कोई भी एल्यूमिनियम उद्योग है वो जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वह है, मतलब क्या देखा जाता है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल है ना, ऊर्जा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा है यहाँ पर एकदम करेक्ट है वो हो जाएगा, ओके। ऊर्जा है हमें ध्यान रखा जाता है। आगे देखिएगा छठा प्रश्न है, उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, किस में होते हैं भाई, बिल्कुल है आपका यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप में। कौन से क्रियाकलाप में, तृतीय क्रियाकलाप। चैनल टनल है वो जोड़ता है, चैनल टनल है वो किसको जोड़ता है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, इसमें हो जाएगा सौ ऑप्शन आपका। पेरिस और लंदन को क्या कौन जोड़ता है भाई, चैनल टनल है वो जोड़ता है ना। आगे देखिएगा, आसियान का मुख्यालय, ये काफ़ी बार है वो पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, इसमें है भाई जकार्ता। क्या हो जाएगा, जकार्ता है वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ओके। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, टोटल आपको 15 MCQ क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। कितने, 15, ठीक है। और हर एक प्रश्न है वो आधे नंबर का है वो रहना, 15 नहीं 16 क्वेश्चन, ठीक है। कितने, 16 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर रहने वाले, हर एक प्रश्न आधे नंबर का। तो कुल मिलाकर 8 आपके नंबर है पक्के हो जाएंगे MCQ के, ओके। अगर आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहोगे ना तो 8 नंबर आपके पक्के करवा दूंगा, ठीक है। और इसी बात पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने एक 400 प्लस MCQ लगभग 450, ठीक है, आप 450 मान लो, ठीक है। 450 क्वेश्चन की हमने क्या बनाई, एक PDF है वो बनाई है। और इस PDF में कौन से क्वेश्चन है, ओनली जो MCQ क्वेश्चन है ना, जो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें से एक सही करना होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। अगर आप मान लीजिएगा 100 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो एक तो, और एक पढ़ के जाते हो 450, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा चांस बनेगा, ठीक है, कौन से प्रश्न है जिसके ज़्यादा चांस होंगे एग्जाम आने के, तो बिल्कुल है 450 के एक ज़्यादा चांस हो गए। और हिंदी माध्यम है, ओनली किस माध्यम है, हिंदी माध्यम में है, ठीक है। और बोर्ड पैटर्न है ना जो 2024 का है उसके आधार पर है वो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जो क्वेश्चन है वो ले लिए, सभी बोर्ड पैटर्न पर आधारित हैं।
और इस पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हो, इस पीडीएफ को लेने के लिए है ना आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम पर भी आपको है ना पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा ना, तो आप उसे डाउनलोड कर दोगे, ठीक है। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला प्रश्न है, आगे वाला क्या है, आसिन का हो गया है ना। आसिन का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। आगे 9 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बताना है। क्षेत्रफल वाला सभी को पता है, ठीक है। कौन है भाई, राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 10वां है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग है वो निवास करता है। मतलब ये पूरे विश्व की जनसंख्या है और ये अकेले भारत की जनसंख्या, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो अकेले भारत में निवास है वो करती है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें हो जाएगा 17.5%, 17.5% है ना भारत में रहती है। अगर मान लीजिएगा 100 आदमी है ना पूरे विश्व में रह रहे हैं, तो 17 लोग हैं ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रह रहे हैं, अपने भारत में रह रहे हैं, भारत देश में ना। आगे देखिएगा, जायद फसल की समयावधि है। जायद फसल की समयावधि क्या हो जाएगी, बिल्कुल है यहाँ पर सब ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल से जून। क्या हो जाएगा, अप्रैल से जून। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम है वो कब बनाया गया था। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम है वो कब बनाया गया था। तो बिल्कुल है, इसमें क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन आपका हो जाएगा। बिल्कुल जिसने भी ब बताया उन सभी का राइट हो जाएगा 1974 में, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 16 में से कितने सही हुए। यहाँ तक 16 क्वेश्चन है ना, इसमें से कितने सही हुए, ठीक है। आगे, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु आयोग ऊर्जा की स्थापना है वो कब की गई, तो यहाँ पर बिल्कुल है 1948 में की गई। कब की गई, 1948 में। देश में सीमा सड़क संगठन है वो कब बनाया गया था, तो यहाँ पर बिल्कुल है 1960 में बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया था, 1960 में। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है वो नहीं है। तो कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह नहीं है भाई, तो इसमें हो जाएगा कांडला, ठीक है। बाकी ये सारे है ना कृत्रिम है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई, ये कृत्रिम है, ओके। आगे वाले प्रश्न देखिएगा, गंगा नदी में कानपुर के निकट प्रदूषण का साधन क्या है ना। तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा चमड़ा उद्योग, ये प्रदूषण का क्या है, साधन है, ओके। तो यहाँ पर बिल्कुल है इस प्रकार इस सारणी में आपको भर देना है ना। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सारणी बनानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। आपको इसी प्रकार सारणी बनानी है, ठीक है। और उस सारणी में सारे के सारे क्या करने हैं, क्वेश्चन है वो करने हैं ना। जैसे पहले में क्या था आपका, पहले में ना जैसे हमने ऑप्शन है वो था, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें सारणी बनानी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है खाली जगह वाले। तो खाली जगह वाले भी प्रश्न है ना, बहुत ही ईजी प्रश्न है ना। तो इसमें जीवन व संपत्ति की सुरक्षा व काम के बेहतर अवसर प्रवास के क्या कहलाते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कमेंट बता सकते हो, है ना। आगे वाला है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता में मिली। कहाँ पर सफलता मिली भाई, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली। कहाँ पर मिली, डेनमार्क में मिली। तीसरा है, से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन, किससे आज से, विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का क्या है, उत्पादन है, विनिर्माण, ठीक है। क्या हो जाएगा, विनिर्माण। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, व्यापार केंद्रों को और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जाता है। व्यापार केंद्रों को किस में विभक्त किया जाता है भाई, ग्रामीण, ठीक है। ग्रामीण और नगरीय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामीण गांव, नगरीय नगर, ठीक है, मतलब शहर वगैरह ना। ये भी हर एक प्रश्न आधा नंबर का है। पन्नामा नहर पूर्व में महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। तो इसमें भी है ना किससे जोड़ती भाई, कौन सा महासागर है, उस महासागर का नाम बताना है। तो यहाँ पर महासागर का नाम क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती कौन, पन्नामा नहर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि उसने इसको या तो लिख लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कि पन्नामा नहर किसको किसको जोड़ती है। तो याद रखना अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। हाँ, आगे वाला प्रश्न देखिएगा, भारत की जनगणना नगरों को वर्गों में वर्गीकृत करती है। कितने वर्गों में वर्गीकृत करती हैं, तो यहाँ पर होगा 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। भारत के आंतरिक और उत्तरी भागों में प्रमुख फसल ऋतुएं होती हैं। तो कितनी होती है भाई, इसमें है ना, हाँ बिल्कुल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 प्रमुख फसल ऋतुएं होती है, ठीक है। ये आपको सभी को पता है। आगे वाला देखिएगा, भारत की दक्षिणी पश्चिमी
पट्टी लोह धातुओं तथा में समृद्ध हैं। किसे? लोहा और बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? लोहा तथा बॉक्साइट, साइट। ओके, नेक्स्ट 9th है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या किसको कहते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा होती है ना, जनसंख्या वृद्धि, है ना। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ना धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं कि जनसंख्या वृद्धि मतलब बढ़ना ही होता है, बढ़ना नहीं होता है, घटना भी होता है, मतलब ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार इससे बता रहा हूँ। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि जैसे कोई दो समय, यहाँ पर क्या भाई, किसी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, आपका गांव मान ले, ठीक है, आपका गांव, ठीक है, विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को दो समय मतलब कैसे? जैसे आप 2011 से लगाकर 2011 में मान ले आपके गांव में ना 50 लोग रह रहे थे, और 2024 मान लो या फिर 21 मान लो, ठीक है, 2021 मान लो, उस समय 150 लोग हो गए। कितने लोग? 150, मतलब इतनी संख्या है वो वृद्धि हुई। कितने लोगों की वृद्धि हुई? 100 लोगों की वृद्धि है वो हुई। ठीक है, ये होता है जनसंख्या वृद्धि। ओके, यहाँ पर घट जाती तो हम कह देते हैं भाई जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, घट जाती तो भी हम यही कहते हैं। 10वां है, भारत के राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है ये भाई? भारत के किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया? तो यहाँ पर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ओके, ये आधे नंबर के प्रश्न है वो हो चुके। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है जो कि आपका रेगिस्तान वाला प्रश्न है ना, ये 5 नंबर का है। आगे वाला देखिएगा, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें सामाजिक भूगोल के कोई दो क्षेत्रों के नाम बताने हैं। सामाजिक भूगोल के कोई दो क्षेत्रों के नाम बताने हैं, ये भी बहुत ईजी है। इसमें देखोगे, एक तो हो जाएगा आपका व्यवहारवादी भूगोल। क्या हो जाएगा? एक हम लिख देंगे व्यवहारवादी भूगोल। ओके, एक तो हमने ये लिख दिया व्यवहारवादी भूगोल, और दूसरा इसके आगे वो लिखना, ठीक है, इसके आगे लिखा है व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल। क्या लिखोगे? या मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से क्या से इसका आंसर ये नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, सामाजिक कल्याण का भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हाथ से लिख रहा हूँ, कोई भी पेन वगैरह नहीं है। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय हैं? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय हैं? तो यहाँ पर लिख दोगे, जैसे भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर निवास कर रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब जैसे कोई भूमि है, भूमि की कोई प्रत्येक इकाई है, उस पर निवास करे लोगों की संख्या, कोई भी लोग रह रहे हैं उस कोई भी भूमि है, ठीक है, और भूमि के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व है, वो कहते हैं लोगों की संख्या और भूमि के आकार का अनुपात। ठीक है, ये होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। समता से क्या अभिप्राय है? समता से क्या अभिप्राय? समता का मतलब है वो क्या होता है? तो समता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए जो समान पहुंच की व्यवस्था करना, मतलब समानता है वो देना। कोई भी अवसर है, कोई भी रोजगार है, ठीक है, उनके लिए क्या करना? समान पहुंच की व्यवस्था करना ही क्या कहता है? समता है, वो कहलाता है। ठीक है, नाम से हमको पता चलता है। आगे वाला प्रश्न है वो देखिएगा, आगे वाला क्या कह रहे हैं, महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित हैं? तो किस देश में स्थित हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि भाई सिर्फ लिख दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको पूरा का पूरा है वो लाइन लिखना कि महान झील औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें लिख देना है। आगे प्रश्न है 5वां कि मुक्त व्यापार है वो किसे कहते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको मुक्त व्यापारी पूछे। मुक्त व्यापार का दूसरा नाम होता है व्यापार उदारीकरण। क्या पूछा जा सकता है इसकी जगह, लेकिन परिभाषा तो सेम ही है। ठीक है, व्यापार उदारीकरण, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों नाम है याद रखने। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं मुक्त व्यापार होता क्या है।
तो जो भी व्यापार है उसके लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थानों के नाम बताने। तो 2 स्थान हैं वो ऐसे बताने हैं जहाँ पर क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, एक तो अपना स्थान हो जाएगा मासिनराम। ठीक है, मासिनराम। ठीक है, और दूसरा आपको पता है, ठीक है, कौन सा, चेरापूंजी। चेरापूंजी, ये आपको नाम है पता होगा। ठीक है, दोनों नाम आपको याद है, मुझे 100% बताएं। आगे देखिएगा, अब पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है। पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है भाई, परिणाम है। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण ना जो भी मानवीय क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का क्या है, परिणाम है। जैसे आप कोई भी जैसे कागज़ है या फिर पेंसिल मान लें। ठीक है, पेंसिल को हम छीलते हैं ना। ठीक है, पेंसिल को छीलते हैं तो वो तिखी हो जाती है। फिर जो बाकी कचरा बचा है ना वो होता है अवशिष्ट, मतलब जो बिना काम का है वो होता है, वही तो प्रदूषण करता है ना। हाँ, वही तो प्रदूषण करता है। और जो भी ऊर्जा होती है, कोई भी द्रव्य है, वो इसका परिणाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके हो चुके हैं 1-1 नंबर वाले प्रश्न। अब 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन है, संभववाद को स्पष्ट करना। ठीक है, संभववाद को स्पष्ट है वो करना है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है और इसके आंसर है ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इनके आंसर भी आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, गुरु शिक्षा SHIKSH, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, बाकी अब देखिए आगे वाला प्रश्न, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई 3 अंतर है बताना। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक वो वाला बताना। ठीक है, आगे वाला देखिएगा, असंगठित श्रमिकों से क्या अभिप्राय है समझाना है। ओके, आगे वाला देखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के आर्थिक महत्व का वर्णन है वो करना है। दास व्यापार के विषय में आप क्या जानते हैं स्पष्ट करना है। आगे वाला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है, स्पष्ट करना है क्यों है भाई, है ना। तो वो बताना है। मानव बस्ती किससे कहते हैं। ठीक है, और मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या है वो बताना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। OIL क्या है, OIL है वो क्या है। और फिर है, कांडला पतन की अविस्तृति विकास का कारण व उपयोगिता का वर्णन करना है। और उसके बाद है, धारावी गंदी बस्ती के कोई 3 है वो लक्षण है वो लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, खंड 6 आ चुका है। 3 नंबर के प्रश्न है वो यहाँ पर रहने वाले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके प्रकारों का क्या करना है, वर्णन करना अथवा विश्व व्यापार संगठन पर कितनी लिखनी, एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये पूरा पेज भरना आपको। और फिर है, देखो इसमें दोनों में से एक प्रश्न करना। ठीक है, ये 2 प्रश्न दिए ना, इनमें से एक प्रश्न करना जो आपको आता है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा लिख सकते हो वो, है ना, क्योंकि नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र पर टिप्पणी लिखनी है अथवा में आप भारत में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों पर टिप्पणी लिख सकते, दोनों में से कोई एक है वो आपको करना होगा। नेक्स्ट 16 नंबर है, जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा वर्षा जल संग्रहण के लाभ बताने हैं। आगे वाले ये 3 नंबर के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब खंड 2 आ चुका है, निम्नदातक प्रश्न रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी 2 में से एक है आपको करना होगा। पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन दोनों में से एक करना है। और आगे वाले प्रश्न देखिएगा, सुका संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संजीव पर टिप्पणी लिखनी है। इस कार्यक्रम देश में शुष्क कृषि विकास में कैसे सहायक है अथवा में आप इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्रों में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना है। ठीक है, आगे वाला आपका मानचित्र है, इस मानचित्र में आपको दर्शाना है। ठीक है, और फिर ये भारत का मानचित्र है आपको दिया होगा, इसमें भी आपको है सेम का सेम है, इस प्रकार आपको दर्शाना होगा। ठीक है, और आपके कुल कितने सही है, मतलब जैसे हमने ऑप्शन वाले सवाल किए थे ना, उनमें कितने सही हो रहे हैं, रिक्त स्थान में से कितने सही हो रहे हैं, और एक अतिरिक्त प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और PDF वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो PDF है 400+ MCQ की, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।